नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी की मनमानी के खिलाफ बड़े बड़े नामी वकील निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लाख मजबूत दलीलें पेश कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ईडी के खिलाफ फैसला आ जाए ऐसी उम्मीद बहुत कम होती है। ना तो सुप्रीम कोर्ट से किसी नेता को राहत मिल रही है अगर मामला ईडी से जुड़ा हुआ है, तो ना ही निचली अदालतों में, जिला अदालतों में कहीं से भी राहत की गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन इस बीच आज एक ऐसी खबर आई है जिसके मुताबिक एक जिला अदालत ने ईडी को दिन में तारे दिखा दिए, ईडी के होश उड़ा डाले हैं। ईडी को ऐसा सबक सिखा दिया है जो हाल के दिनों में ना तो किसी हाई कोर्ट ने जहमत उठाई है, ना तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा देखने को मिला है कि ईडी की ऐसी जबरदस्त क्लास लगाई गई हो। तो चलिए बिना देरी के हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कितनी गंभीर फटकार ईडी को लगाई गई है। आप जानेंगे तो लगेगा कि वाकई में जुडिशरी में आज भी ऐसे जज हैं जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईडी जैसी संस्था को भी उसकी जगह दिखा सकते हैं। अदालत ने ईडी को फटकारते हुए यहां तक कह दिया कि एक मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां अक्सर उन्हीं लोगों को परेशान करती हैं, उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं जिनकी रक्षा की वे कस्में खाते हैं। हेडलाइन देखिए, आम नागरिकों को अपनी ताकत मत दिखाएं, दिल्ली कोर्ट ने किस बात पर ईडी को लगाई फटकार। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, लाइव लॉ पर भी यही रिपोर्ट छपी। देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। यहां कहा गया है कि दिल्ली की एक कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की धारा 50 के तहत एक डॉक्टर के बयान दर्ज किए, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के पास ऐसा करने को लेकर कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। 30 अप्रैल के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा ईडी एक जांच एजेंसी के तौर पर कानून के नियमों से बंधी है और उसे ऐसे आम नागरिक के खिलाफ कड़े एक्शन लेते हुए नहीं देखा जा सकता है जो कि संदिग्ध तक नहीं है। फिर भी ईडी ने उस पर कानूनी कार्रवाई करके अपने ही शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अदालत ने और भी कड़क आईना दिखाया है ईडी को, अभी हम आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन जरा गौर फरमाइएगा कि लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की प्रक्रिया कई चरणों में प्रवेश करती जा रही हैं, वैसे वैसे अदालतों के तेवर भी बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हवा बदल रही है? क्या बीजेपी को अपने हार का भी डर सता रहा है? तभी तो चुनाव आयोग से भी रिपोर्ट आ गई कि अचानक से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर चुनाव आयोग ने आंकड़े सार्वजनिक किए, जो कि हैरान कर देने वाले हैं। खैर, बात आज ईडी के मनमानी शक्तियों के खिलाफ अदालत के सख्त तेवर की। तो इस रिपोर्ट में गौर आपको यह भी करना है कि अभी बीते ही दिनों जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल केस में ईडी को जबरदस्त सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि पहले ही दिन ऐसा लग रहा था कि जस्टिस संजीव खन्ना केजरीवाल की याचिका को खारिज कर देंगे, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताकर चुनौती दी गई थी। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की मजबूत दलीलों के आगे जस्टिस खन्ना इस केस को खारिज नहीं कर सके। अगले दिन सुनवाई की तारीख भी दे दी, फिर सुनवाई हुई और उसके बाद यह मामला रफा दफा होने की बजाय और भी आगे की तारीख में सुनवाई के लिए बढ़ती चली गई है। मतलब जस्टिस खन्ना को इस मामले में दिलचस्पी आने लगी है। भले ही निर्णय जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं घिर रही है। जस्टिस खन्ना के तेवर भी बदल रहे हैं। क्या सबको सत्ता बदलने की आहट नजर आने लगी है? तमाम ऐसे सवाल हैं। वो 5 बिंदु पर हम आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल केस में ईडी से क्या जवाब मांगे हैं, क्या सवाल किया है। लेकिन उससे पहले दिल्ली के इस राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ है वो देखिए। यहां कहा जा रहा है, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा यदि इतिहास से कोई सबक सीखना है तो यह देखना चाहिए कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को परेशान करती हैं जिनकी रक्षा करने की वे कसम खाते हैं। कानून का इस्तेमाल हमेशा आम नागरिकों के खिलाफ करने के आरोप लगते रहते हैं।
कोर्ट ने यह बातें बिजनेसमैन अमित कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कात्याल लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी हैं, लेकिन अब देखिए कोर्ट में ईडी की कैसे बैंड बजाई जा रही है। जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे नरमाहट दिखने लगी। दो ही बात है, या तो सत्ता पलटने की आहट है या फिर बीजेपी का काम निकलता जा रहा तो अब नरमी दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसी दबी जुबान में चर्चा भी हो रही है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कोर्ट ने जहां कात्याल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया, वहीं ईडी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ईडी के पास आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार है, लेकिन एक सामान्य नागरिक इस मामले में, डॉक्टर के मामले में ऐसा नहीं है जो केस से जुड़ा ही नहीं। दरअसल 9 अप्रैल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आरोपी की बेरिएट्रिक सर्जरी हुई थी। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि आरोपी और डॉक्टर के बीच साठगांठ है। कोर्ट ने पाया कि एजेंसी ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स से धारा 50 के तहत पूछताछ नहीं की, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर को इस धारा के अंतर्गत लाए और उनका बयान दर्ज किया। अब बताइए कि यहां पर खेल यह है कि धारा 50 के तहत, यही बातें सिंघवी भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध इसलिए भी है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट तक दर्ज नहीं किया गया, उन्हें सीधे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि वो उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे। सिंघवी साहब ने कहा कि नोटिस का जवाब देना नहीं देना, ईडी के पास जाना या नहीं जाना, वो केजरीवाल का निजी अधिकार है, उसके लिए वो अलग से मुकदमा लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ईडी के तमाम नोटिस का बाकायदा डिटेल में जवाब देना भी जारी रखा था। अब देखिए आगे क्या हुआ। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, जहां पर ईडी को फटकार लगी है दिल्ली की एक जिला अदालत से, कात्याल की तरफ से स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा, बयान दर्ज करने की क्या जरूरत थी। ईडी के पास पहले से ही वे सभी वेरिफिकेशन थे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। पाहवा ने आरोप लगाया कि जब ईडी ने डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कात्याल का फोन उठाना बंद कर दिया। कात्याल ने कहा, ईडी के संपर्क करने के बाद अगर डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करता है तो यह मेरे साथ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ईडी को सीआरपीसी का पालन करना होगा। अदालत ने ईडी से यह भी पूछा था कि क्या किसी व्यक्ति के निजी मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टरों के साथ शेयर किया जा सकता है, क्या यह निजता का हनन नहीं है। अब सोचिए ईडी का खेल कितना बड़ा है कि उसने ऐसा खेल कर दिया कि अमित कात्याल फोन करते रहे और डॉक्टर साहब ने इनका इलाज ईडी के कहने पर शायद बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। कितना गंभीर है, और यह मामला तूल पकड़ता गया है। लाइव लॉ ने भी इस मामले में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके कुछ हिस्से को हम दिखाते हैं। अदालत की ही टिप्पणी है, इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे एक अदालत, एक जज अगर फैसला करने पर आए तो ईडी को भी दिन में तारे दिखा सकता है। यहां लिखा गया है कि कोर्ट ने कहा, कात्याल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ डॉक्टरों की साठगांठ के रत्ती भर भी आरोप के बिना एक सामान्य नागरिक को धारा 50 की कठोर प्रक्रिया के अधीन करने का ईडी के लिए कोई औचित्य नहीं है। फिर लाइव लॉ ने लिखा है कि अदालत ने एक गंभीर मैसेज दिया ईडी को कि नागरिकों के पास अधिकार है जबकि राज्य के पास कुछ कर्तव्य है। अदालत ने कहा, इस मौलिक रिश्ते को एक सत्तावादी तर्क को लागू करने के लिए उल्टा नहीं किया जा सकता है कि राज्य के पास नागरिकों के खिलाफ कुछ अधिकार हैं जिनसे अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की उम्मीद की जाती है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के तर्क को स्वीकार करना न केवल उस सामाजिक अनुबंध का उल्टा होगा जिस पर हर उदार लोकतंत्र आधारित है, बल्कि यह संवैधानिक योजना और संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन है। यहाँ आगे लाइव लॉ ने लिखा है कि कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह एक एजेंसी के रूप में ईडी खुद को शक्तियां नहीं सौंप सकता, जबकि एक सरकारी एजेंसी से भी नागरिक अधिकारों की समर्थक होने की उम्मीद की जाती है। अदालत निश्चित रूप से ईडी के पूरी तरह से मनमाने कृत्य को उजागर करने और खारिज करने में पीछे नहीं रहेगी। अदालत ने साफ कह दिया है कि भाई हम तो आपके मनमाने कृत्य पर
बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अदालतों का स्टैंड तो ऐसा ही होना चाहिए। अब हमने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना भी कुछ ऐसे ही तेवर में नजर आए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव के समय ही क्यों हुई है, इसको लेकर कुछ 5 सवाल हैं जो आप सीधे अपने स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ कहा गया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे। क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है? जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उनका संबंध कैसे था। सवाल नंबर 2, मनीष सिसोदिया मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में है, दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है, यह भी जवाब चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। यदि वे बाद का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उच्च प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा, यह सवाल है। पॉइंट नंबर 4, मामले में कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय, इस संबंध में यह बताया गया कि अंतर के गंभीर नतीजे होंगे, क्योंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है। अब तो 5वां पॉइंट है गिरफ्तारी की टाइमिंग, चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम मजबूत दलीलें रखकर ईडी के धागे खोल दिए और फिर जस्टिस खन्ना चाहकर भी इस केस में कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाए जो केजरीवाल को झटका के रूप में देखा जाता, क्योंकि जस्टिस खन्ना इस मामले की गंभीरता को पहले ही कहा, मैं समझ रहा हूं और मैं इस केस में आगे भी सुनवाई करना चाहता हूं। तो देखना होगा कि विजय मदन लाल चौधरी पीएमएलए केस ईडी की मनमानी शक्तियों पर अब कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आता है। अभी तो जिला अदालतों ने ही ट्रेलर दिखाना शुरू किया है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखिएगा होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।